वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट किया था और उसमें हमने मैटर क्या है वो समझ लिया था और मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है ये कंसेप्ट भी हमने समझा था और साथ ही साथ कि किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज इन नंबर्स होते हैं और स्मॉल इन साइज। अब हमने यहाँ पे जो है इस वीडियो में क्या पढ़ना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ऑलरेडी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़ लिया है, वो क्या थी कि मैटर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। आइए तीन और प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। ठीक है कि कोई सा भी मैटर होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, खाली जगह होती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर है। अब आइए इसे समझते हैं एग्जांपल से। तो हमने मान लीजिए एक ग्लास वाटर ले लिया और उसमें हमने क्या किया, 1 टीस्पून शुगर डाल दिया और स्टिर कर दिया, घोल दिया उसे। तो कुछ देर बाद जो शुगर है वो डिसअपियर हो जाता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि ये वाली जो प्रॉपर्टी, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। किस तरीके से, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था और स्टिर करने से, घोलने से शुगर के जो पार्टिकल्स है वो उन स्पेस पे क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। और ये कंफर्म कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये थोड़ा डायग्राम से आप देख लीजिए। एक हमने यहाँ पे बीकर में वाटर ले रखा है और 50 ग्राम शुगर अलग से दिखा रखा है। अब हमने बी वाले इमेज में देखिए तो उस शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करके हमने स्टिर कर दिया और सी वाले में देखिए शुगर सॉल्यूशन बन गया, शुगर डिसअपियर हो गया। पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे आप देखिए वाटर लेवल मार्क किया हुआ तीनों ही इमेजेस में, और ये वाटर लेवल मार्क इंक्रीज नहीं हुआ है, वहीं पे हुआ है। ऐसा होता कि शुगर डालने के कारण लेवल मार्क ऊपर आ जाता, तब तो वहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ शुगर के पार्टिकल फिल नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पे वाटर लेवल मार्क वहीं पे है जहाँ पे डिज़ोल्व करने से पहले था। तो इसका मतलब शुगर के पार्टिकल्स कहाँ गए, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें फिल हो गए। तो हमारी ये फर्स्ट वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने इस एग्जांपल से समझ लिया। आइए अब दूसरा जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और फिर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद फिर हमने जो है आगे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी पढ़ना है। तो सेकंड जो है उसमें हमें कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, मूव करते हैं, मोशन होता है उनके पार्टिकल्स में। अब इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे हम आपको इमेज में दिख रहा होगा कि अगरबत्ती जला रखी है, इंसेंस स्टिक हमने जला रखा है और उसका जो स्मोक है वो वहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है। पर अगर इसे ऐसे समझे कि किसी एक रूम में, बड़े से रूम में किसी एक कॉर्नर पे आपने ये अगरबत्ती जला दी थी और आप किसी दूसरे कॉर्नर पे बैठे हुए हो, तो कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद आपको जहाँ आप बैठे हुए हो वहाँ पे भी अगरबत्ती की स्मेल आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगरबत्ती की स्मेल है, उसका जो स्मोक है वो ट्रैवल करता हुआ, वो मूव करता हुआ, वो मोशन करता हुआ रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुँच गया। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। ठीक है, उनके पार्टिकल्स में क्या होता है, मोशन होता है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था। अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी देख लेनी है। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो क्या कहलाती है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कोई सा भी मैटर होगा उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल देखिए तो आपको दो इमेजेस दिख रहा है। एक मैंने स्टोन ले लिया बड़ा सा और एक मैंने ब्रिक, ईंट रखी हुई है। तो ये जो है इनका डेफिनेट शेप है। ठीक है, ये जो है इनके अपने डेफिनेट शेप है और ये तभी पॉसिबल है जब इनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके, एक दूसरे को बाइंड करके रख रहे हैं, कोई किसी को इधर उधर मूव करने नहीं दे रहा है। तो हम कह सकते हैं
कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका अपना डेफिनेट शेप है, और उससे हमें ये कंफर्म होता है कि मैटर के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर थे। अब इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाइए। हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में मेन 3 चीज़ें हैं। तो एक हमने कहा कि हैव स्पेस बिटवीन देम, एक हमने कहा कि आर इन मोशन, और एक हमने कहा है कि अट्रैक्ट ईच अदर। पर जो मैटर हमारे आसपास जितने भी हैं सब के सब को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें 3 स्टेट्स मिलती है, आगे हमने पढ़ने हैं। बस मैं ये 3 पॉइंट आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हो सकता है ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक स्टेट ऑफ मैटर में ज़्यादा दिखे, किसी एक में कम दिखे और किसी एक में इंटरमीडिएट हो। ऐसा नहीं है कि जो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सॉलिड में भी उतना ही अट्रैक्ट करेंगे, लिक्विड में भी उतना ही अट्रैक्ट करेंगे और गैस में भी उतना ही करेंगे। सेम वैसे ही हमने कहा मैटर के पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स का मोशन सेम अमाउंट से होगा। और वैसे हमने कहा मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो वो जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स है वो भी तीनों स्टेट पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस पे सेम अमाउंट से नहीं होता है। इसीलिए हमने एग्जांपल्स अलग अलग लिए। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी में की वैल्यू या किसी में ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है, तो वो जब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफ्रेंशिएट करेंगे वहाँ पे हम इसे और अच्छे से समझ लेंगे। अब हमने क्या करना है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासीफाई करना है मैटर को, पर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो आइए वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 1 बाय 1 हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने हेडिंग दे रखी है सम टर्म्स। ये वैसे टर्म्स है जिसको यूज़ करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफ्रेंशिएट करने में। तो एक जो वर्ड आया वो कौन है, रिजिडिटी। ठीक है, तो एक वर्ड आया रिजिडिटी। तो याद रखना रिजिडिटी क्या है, प्रॉपर्टी होती है। पर जो सबस्टांस कैसा हो, कोई सा भी सबस्टांस जो अनबेंडिंग हो और इनफ्लेक्सिबल हो, ठीक है, वैसा सबस्टांस जिसे ना ही हम बेंड कर सकते हैं और जिनमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, उन सबस्टांस को हम नाम क्या देते हैं, रिजिड। ठीक है, सबस्टांस को रिजिडिटी नहीं कहते हैं, सबस्टांस को क्या कहते हैं, रिजिड। और जिस सबस्टांस में ऐसी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को हम नाम क्या देते हैं, रिजिडिटी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ एक है नेचर और एक है प्रॉपर्टी। तो जो सबस्टांस अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल होगा वो रिजिड होगा, और उसमें कैसी प्रॉपर्टी होगी, रिजिडिटी। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वैसे समझे तो जो है सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, रिजिड। ठीक है, जो सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, रिजिड। ना ही उन्हें बेंड कर सकते हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है। कुछ एग्जाम्पशंस हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई रिजिडिटी। अब जैसे ही हम कहें कि रिजिड तो समझ जाना चाहिए कोई हार्ड और कैसा, टफ सबस्टांस की बात हो रही है जो बेंड नहीं हो रहा है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, वैसे सबस्टांस जिसमें टेंडेंसी होती है फ्लोट करने की, तैरने की, तो वो सबस्टांस जो है, ठीक है, वैसे सबस्टांस जिसमें टेंडेंसी टू फ्लोट है, जो तैर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फ्लूइड। और तैर सकते हैं मतलब जिनके पार्टिकल्स आगे मूव कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप वाटर में तैर रहे हो और आप कहो कि आप भी फ्लूइड हो। तो फ्लूइड, टेंडेंसी टू फ्लोट मतलब उसके पार्टिकल्स जो है आगे आगे मूव करेंगे। तो वैसे सबस्टांस जिसमें टेंडेंसी टू फ्लोट है वो फ्लूइड कहलाते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी जो जिनमें होती है तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, फ्लूइडिटी। फिर यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, एक सबस्टांस को हम नाम देते हैं तो सबस्टांस को नाम हम फ्लूइड देंगे अगर ये कैपेसिटी है और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, तो फ्लूइडिटी। थर्ड हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो थर्ड जो है वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, थर्ड जो हमने यहाँ पे कैरेक्टर देखना है, जो टर्म देखना है वो क्या है, हमारी कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी में जो वर्ड आ रही है हमारे पास
वो क्या आ रही है, कंप्रेस। और कंप्रेस हमें पता है कि किसी पे हम बाहर से एक्सटर्नली उस पर फोर्स या फिर क्या लगाएंगे, प्रेशर, और जिसके कारण उसके पार्टिकल्स क्लोज आते जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम उस सब्सटेंस को कंप्रेस कर सकते हैं, और उसमें प्रॉपर्टी कौन सी है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेशन आप देख लेना, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कम क्लोज। तो वो मैटर जिसके पार्टिकल्स क्लोज आ सकते हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या प्रेशर, तो हमने उस सब्सटेंस को क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कंप्रेसिबिलिटी। अब जो है यहाँ पे चलो फ्लूइडिटी में भी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, और जो गैस होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा जो लिक्विड्स होते हैं और जो गैस होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड्स। ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। तो ये आप याद रखिएगा। सॉलिड कैसा होता है, रिजिड होता है। लिक्विड और गैस कैसे होते हैं, फ्लूइड होते हैं। लिक्विड भी आगे फ्लो करते हैं और गैसेस भी जो है वो मूव करते हैं, आगे फ्लो करते जाते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी हो गई। अब इस कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो वही सब्सटेंस कंप्रेस होगा जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगी, तभी तो आप उसे फोर्स लगाओगे, कंप्रेस करोगे तो पास आएंगे। जिसके पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, और ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोज आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो क्लोज है, एकदम क्लोज, और जगह ही नहीं है कि और क्लोज आ सके। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये फिर मैं कह रहा हूँ, जब हम सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस करेंगे तब इन पॉइंट्स को मैं वहाँ पे दोबारा फिर आपको समझाऊंगा कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, किस में कैसी प्रॉपर्टी है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी आ गई वो काइनेटिक एनर्जी। वर्ड वैसे हमारा ये फिजिक्स का है, पर कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किस में होता है, मोशन में, तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट किस में होता है, मोशन पे होता है, तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो लिखा ही है, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ हमने मोशन मैटर का नहीं देखना है, मैटर के पार्टिकल्स का देखना है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस जब हम करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस में, तब वहाँ पे हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो एक प्रॉपर्टी है वो हमारी कौन सी आ जाती है, तो डेंसिटी। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी एक तरीके से हैवीनेस से रिलेटेड है, मतलब कौन कितना भारी है। अगर हाई डेंसिटी है तो वो ऑब्जेक्ट भारी ज़्यादा होगा, डेंसिटी अगर कम है तो वो ऑब्जेक्ट हल्का होगा। तो डेंसिटी क्या होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, और उसे किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के मास को उसके वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दे तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो क्या होती है, डेंसिटी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वही इसका फॉर्मूला है। तो रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। पर मैंने आपको इस केस में समझने के लिए बता दिया है, जो जितना भारी होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो हल्के होंगे उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लिए हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे फिर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है उनके बारे में देखना है। और फिर हमने जो है देख लिया है। अब वो जो है मेन आप याद रखिएगा, तो डेंसिटी जो किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, जिस किसी सब्सटेंस में पार्टिकल की क्लोजनेस ज़्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस पर उतना मैटर नहीं करता है, हल्का है, भारी है, उस पर डिपेंड करता है कि डेंसिटी ज़्यादा होगी कि कम। तो आइए एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देख लेते हैं इस डेंसिटी के ऊपर, और फिर हम हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, एक तो डेंसिटी की डेफिनेशन दे रखी है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें एज अ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिख दिया है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी।
हमें यहाँ पे कुछ मैटर्स दे दिए हैं, एक है एयर, एक एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, एक हनी, एक वाटर, एक चॉक, कॉटन और आयरन। अब ये इरेगुलर पैटर्न पे दिए, हमें इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, मतलब जिस सब्सटेंस जिस मैटर की डेंसिटी सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, और उसके बाद वो सब्सटेंस या मैटर आएगा जिसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा है, फिर नेक्स्ट वो सब्सटेंस जिसकी उससे ज़्यादा, और इस तरीके से हमने यहाँ पे इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो जो इसका आंसर होगा, तो आंसर में देखा जाए तो सबसे जो हल्की ऑब्जेक्ट होगी, हल्का मैटर जो है इन सब में से, वो कौन है? एयर। तो एयर की डेंसिटी जो है वो सबसे कम होगी इन सब केसेस में। उसके बाद जो है कौन होगा जिसकी डेंसिटी एयर से थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो वो जो है एग्जॉस्ट फ्रॉम, ठीक है, चिमनी। तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी मतलब फैक्ट्री या इंडस्ट्री के चिमनी में से जो धुआं निकल रहा है, तो वो एयर से थोड़ा सा डेंसर होगा, एयर से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस जो चिमनी में से धुआं निकल रहा है उस एयर में थोड़ा सा स्मोक प्रेजेंट है, अनबर्न्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसलिए क्लोजनेस बढ़ जाती है और फिर डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आपको लग रहा होगा कि वाटर आएगा, पर नहीं। उसके बाद यहाँ पे जिसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी वो कौन होगा? कॉटन। वैसे तो कॉटन जो है सॉलिड है, लेकिन उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, वहाँ एयर फिल होती है। ठीक है, एयर उसके स्पेस में फिल होता है, जिसके कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। भले कॉटन सॉलिड, लेकिन वॉल्यूम उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम। इसके बाद जो आएगा जिसकी डेंसिटी इससे कॉटन से ज़्यादा होगी वो कौन होगा? वाटर। ठीक है, पार्टिकल्स थोड़े इसमें क्लोज होते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम कॉटन से ज़्यादा, वॉल्यूम कॉटन से कम होता है, इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद कौन आ जाएगा? तो आपके लिए हनी। तो हनी आपने देखा ही होगा, खाया भी होगा, काफ़ी थिक होता है। थिक क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज है, वॉल्यूम कम है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा। और इससे जो ज़्यादा होगी डेंसिटी वो किसकी हो जाएगी? चॉक की हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होगी वो किसकी हो जाएगी? आयरन की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इन्हें अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो सबसे कम डेंसिटी एयर की है क्योंकि वो हल्की है। हल्की क्यों है? वॉल्यूम उसका ज़्यादा है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा डेंसिटी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, और उससे डेंसिटी ज़्यादा कॉटन की, और उससे फिर ज़्यादा डेंसिटी किसकी हो गई? वाटर की, और फिर हनी की, और फिर चॉक, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी आ गई? आयरन की। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? तो डिफ्यूज़न। और फिर उस डिफ्यूज़न के बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करना है, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस हमने डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट और ये जो मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा है ये आपको समझ आ गया होगा।